अशोक की शब्दावली के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? धम्म पढ़ा था। धम्म के बाद हमने बात की थी पुरुष लाने की। तो आप कोई बोलिएगा नहीं, केवल आप क्या काम करेंगे? सुनने का काम करेंगे। सबसे पहले मैंने जो बात की धम्म को लेकर बात की थी, उसके बाद पुरुष लाने को बात की थी, उसके बाद मैंने अगली जो नेक्स्ट बात की थी वो धम्म यात्रा को लेकर बात की थी। उसके बाद मैंने जो बात की थी अनुसंधान, और अनुसंधान के बाद मैंने बात की बेटा धम्म महामाद, और धम्म महामाद के बाद हमने जो नेक्स्ट बात की थी एंड लास्ट की थी वो क्या था? अभिलेख को लेकर चर्चा की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब बेटा अशोक की शब्दावली अपन क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट बात करेंगे वो किसको लेकर करेंगे? मौर्य प्रशासन को लेकर। किसको लेकर? तो नेक्स्ट जो अपन का टॉपिक होगा वो क्या होगा? मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत बेटा अपन जानेंगे कि सबसे पहले मौर्य प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? इसकी बात करेंगे कि जो मौर्यों का प्रशासन था इसकी जानकारी किससे मिलती है। तो इसकी जानकारी को लेकर जब अपन बात करते हैं तो इसमें एक आता बेटा कौटिल्य। कौन आता है? कौटिल्य। और मैंने आपको बेटा कौटिल्य पहले ही बताया था कि ये जो कौटिल्य है इसका अन्य नाम है चाणक्य, या दूसरे नाम की बात करें तो विष्णुगुप्त को लेकर बात की जाती है। और कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम बेटा? अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो जानकारी मिलती है वो किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य के प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र किताब है जो किसकी है? कौटिल्य की है। और जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य प्रशासन की। उसके बाद दूसरी यदि बात करें, मैंने आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ कि एक मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? इंडिका। तो मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है बेटा? इंडिका। तो कहने का तात्पर्य था कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इन दोनों पुस्तकों को जो हम पढ़ते हैं तो किनकी जानकारी मिलती है क्या? मौर्य प्रशासन की जानकारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे कि गुरुजी मौर्य प्रशासन की चलो हमको जानकारी तो किससे मिल गई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से। तो आगे इसके अंतर्गत हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की भूमिका क्या रही होगी। तो मौर्य प्रशासन की भूमिका, मौर्य प्रशासन की भूमिका के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे बेटा मौर्य प्रशासन की भूमिका। भूमिका के अंतर्गत अपन जानते हैं कि बेटा एक जो राज्य होता था उस राज्य के लिए 7 अंग बताए गए, लेकिन इस राज्य के लिए 7 अंग बताए गए। इससे पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। कहने का मतलब बेटा मौर्यों का जो प्रशासन था वो कैसा था? केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत क्या थी? व्यवस्था। केंद्रीकृत व्यवस्था। कहने का मतलब बेटा केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या होता है गुरुजी? केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब होता है, कहने का मतलब राजा किस में होता था? केंद्र में होता था। और राजा ही क्या होता था? सर्वे सर्वा होता था। कहने का मतलब जो भी न्याय देता था वो राजा ही देता था। कहने का मतलब राजा के बिना सेना कुछ भी काम नहीं कर सकती। अब देखो केंद्रीकृत व्यवस्था है और फिर भी राजा क्या निरंकुश नहीं होता था। कौन सी व्यवस्था में? मौर्य काल में, मौर्य समय में राजा क्या नहीं होता था? निरंकुश। राजा निरंकुश नहीं। कहने का मतलब बेटा जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी सारी शक्ति किसमें नियत होती थी? राजा के अंदर। किसके अंतर्गत? राजा। जैसे मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य था, किसका शासक था?
मगध का शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध का शासक था, सारी शक्ति किसमें नियत थी? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत। सारा जो भी काम संभालता था वो कौन करता था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या थी व्यवस्था? केंद्रीकृत व्यवस्था थी, राजा निरंकुश नहीं होता था। उसके बाद अगली जो नेक्स्ट बात की जाती है उसके अंदर बात करते हैं अपन कि एक राज्य के लिए क्या अंग बताए गए हैं? 7। एक राज्य के लिए 7 अंग बताए गए। गुरु जी 7 अंग कौन कौन से होते हैं? यदि अपन एक राज्य के लिए 7 अंगों की बात करें तो 7 अंगों में सबसे पहले आता है बेटा एक राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा। उसके बाद दूसरों की बात करें, दूसरे नंबर पर अमात्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अमात्य। पहला क्या है? राजा। दूसरे नंबर पर आता अमात्य। अमात्य की यदि बात करें तो अमात्य होता है बेटा मंत्री होने चाहिए। भैया राजा के पास मंत्री होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मंत्री। क्यों होने चाहिए? क्योंकि बेटा सलाह देने के लिए मंत्री होते कि नहीं होते? आज यदि हम देख लें हमारा जो पीएम है, प्रधानमंत्री कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को सलाह देने के लिए कुछ मंत्री भी तो होते हैं, जैसे उसका कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। उसी तरीके से एक राजा को सलाह देने के लिए क्या होने चाहिए? अमात्य होने चाहिए। अमात्य के बाद तीसरे नंबर पे जो बात आती है क्या होना चाहिए? जनपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनपद। जनपद बेटा आज वर्तमान में यदि बात करें तो जनपद को बोला जाता है राज्य होना चाहिए। और चौथे नंबर पर बात की जाए तो चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं कि क्या होना चाहिए? दुर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुर्ग क्यों होना चाहिए बेटा? दुर्ग में ही तो राजा रात बैठेगा कि कहीं वैसे बाहर बैठ जाएगा। किसमें बैठेगा? दुर्ग। इसलिए चौथी बात दुर्ग होना जरूरी है। और राजा के पास क्या होना चाहिए? एक कोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोष। और कोष का मतलब होता है बेटा खजाना। क्या होता है? खजाना। और कोष क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोष से क्या देवो? सेना को वेतन देवो। तो नेक्स्ट जो छठी आवश्यकता है एक राज्य के लिए वो क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। सेना क्यों होनी चाहिए? कोई बताएगा बेटा? सेना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि युद्ध से राजा को बचाने के लिए या शत्रु को परास्त करने के लिए अच्छी क्या होनी चाहिए? सेना। और 7 जो अंग बताया गया उसके लिए क्या होने चाहिए? अच्छे मित्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अच्छे मित्र होने चाहिए। इसी मौर्य प्रशासन की भूमिका के अंतर्गत अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसको लेकर? एक और है उपदा परीक्षण। गुरु जी उपदा परीक्षण क्या होता है? उपदा परीक्षण उसको कहते हैं कि कौन होता है? एक राजा होता था और राजा क्या करता था? मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करता था। नियुक्ति कैसे करता था? उनके चरित्र की भली भांति जांच करके। उसको कौन क्या बोलते हैं? उपदा परीक्षण। तो क्या बोलेंगे बेटा? उपदा परीक्षण। और ये किसके अंदर आएगा बेटा? मौर्यों की भूमिका के अंतर्गत सारी बातें अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो उपदा परीक्षण मैंने आपके लिए बताया था कि राजा क्या करता था इसके अंतर्गत? राजा, मुख्यमंत्री और पुरोहित। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करता था। क्या करता था? नियुक्ति। और कैसे करता था? उनके चरित्र की भली भांति जांच करके मतलब परख करके उनके चरित्र की भली भांति जांच करके कि भैया जो हम क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं या पुरोहित नियुक्त कर रहे हैं, उस पद के लिए ये योग्य है या नहीं। इसलिए क्या करते थे बेटा? पहले उनके चरित्र देखते थे कि ये इस पद के लिए योग्य है या नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री और पुरोहित क्या कर रहे हैं? नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है। तभी
राजा क्या करता, उनके चरित्र को भली भांति जांचता था, मतलब क्या लेता था, उनकी परीक्षा लेता था, उसी को नाम दे दिया उपदा परीक्षण। तो ये अपन ने किसमें बात की, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज के इंडिका से। आगे हमने बात की मौर्य प्रशासन की भूमिका के बारे में। तो भूमिका में कौन कौन सी बात की थी कि राजा की जो मौर्य प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। उसके बाद केंद्रीकृत व्यवस्था होने के बावजूद भी राजा क्या नहीं होता था, निरंकुश नहीं होता था। और एक राज्य के लिए 7 अंग बताए गए, किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। पहला क्या है, राजा होना चाहिए, दूसरा आमैत्य होने चाहिए, तीसरा जनपद होना चाहिए, चौथा दुर्ग, पांचवा कोल, छठा सेना, सातों अच्छे मित्र होने चाहिए। उसके बाद हमने भूमिका के अंतर्गत बात की थी कि उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या होता कि एक राजा क्या करता था, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करता था। कैसे करता था, उनके चरित्र की भली भांति जांच करके। आगे यदि बात करते हैं किसके अंतर्गत, मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन के बारे में बेटा नेक्स्ट बात करेंगे अपन केंद्रीय प्रशासन को लेकर के, और इसके बाद बात करेंगे अपन प्रांतीय प्रशासन को लेकर के। दूसरा जो पॉइंट आएगा अपन का वो है केंद्रीय प्रशासन। गुरुजी केंद्रीय प्रशासन क्या होता है, ये हम किसमें पढ़ रहे हैं, मौर्यों के प्रशासन के अंतर्गत ही दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बेटा 18 विभागों का उल्लेख किया गया। कितने विभागों का, 18। तो 18 विभाग कितने के, 18 विभागों का उल्लेख किया गया किसमें, केंद्रीय प्रशासन में। इन 18 विभागों को क्या कहते थे, तीर्थ के नाम से जाना जाता था। 18 विभागों को वो तीर्थ के नाम से, किसके नाम से, तीर्थ के नाम से जाना जाता। तो जो अपन के क्या थे, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत विभाग कितने थे, 18। और इन 18 विभागों को किसके नाम से जानते थे, तीर्थ के नाम से। और यदि हम बात करें कि तीर्थ जैसे आज यदि वर्तमान में बात कर लूं, तीर्थ क्या होते, जैसे बेटा शिक्षा विभाग है, क्या है, शिक्षा विभाग। तो शिक्षा और विभाग को क्या कहते हैं, तीर्थ। तो आज मैं कह दूं कि शिक्षा तीर्थ, समझ में आया। देखो विभागों को क्या कहते हैं, तीर्थ। और जहाँ मैं आज शिक्षा विभाग कहता हूँ ना, तो विभाग शब्द हटा के मैं क्या लगा दूं, तीर्थ। तो शिक्षा तीर्थ हो गया। और शिक्षा तीर्थ का जो कौन है बेटा, मुख्यमंत्री कौन है उसका, गोविंद सिंह डोटासरा। अपन का किसके अंदर, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में बात करूं कि तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था, कौन, तीर्थों का अध्यक्ष, तीर्थ का अध्यक्ष। तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था वो होता था महामात्र कहलाता था, महामात्र। तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था वो महामात्र कहलाता था। और प्रमुख जो महामात्र होते थे वो क्या बताए गए हैं, 4 बताए गए। प्रमुख महामात्र, प्रमुख महामात्र कितने हैं बेटा, 4। अब चारों की यदि बात करेंगे गुरुजी, 4 कौन कौन से होंगे, तो बेटा पहले नंबर पर यदि बात करें अपन मंत्री होगा, दूसरे नंबर पर बात करें पुरोहित होगा, तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर आता है बेटा सेनापति होता है। कौन होता है, सेनापति। और चौथे नंबर पर बात करूं तो बेटा युवराज। कौन होता है, युवराज। ये क्या है, प्रमुख महामात्र होते हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट की बात की मौर्य प्रशासन के अंतर्गत, उसमें हमने बस यही बातों को पढ़ना है, अर्थात जानना है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर विभाग कितने हैं, 18 विभागों को क्या नाम दिया गया है, तीर्थ। और तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाता है, महामात्र
मात्र। प्रमुख महामात्र कौन कौन से हैं? 4 हैं। चारों में पहला कौन सा है? मंत्री। दूसरा कौन सा है? पुरोहित। तीसरा सेनापति। चौथा युवराज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे कि गुरुजी केंद्रीय प्रशासन पढ़ लियो, मौर्यों की भूमिका पढ़ ले, तो तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक आता प्रांतीय प्रशासन। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? प्रांतीय प्रशासन। और प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत हम बात करते हैं बेटा अशोक के समय 5 प्रांतों का वर्णन किया गया। अशोक के समय कितने प्रांत हैं? 5। और 5 प्रांतों को हम एक एक प्रांत को जानेंगे। यदि पहले प्रांत की मैं बात कर लूं तो सबसे पहले पहला प्रांत आता है उत्तरापद। और उत्तरापद की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। दूसरा जो अपन का क्या आता प्रांत आता वो है बेटा दक्षिणापद। दक्षिणापद की जो राजधानी है उसकी अपन बात करते हैं तो दक्षिणापद की राजधानी आती है सुवर्णगिरी। और यदि मैं बात कर लूं बेटा किसकी, जो अपन का कलिंग एक प्रांत है और कलिंग की राजधानी मैंने उस समय आपको बताई, जो अशोक ने किस पे अटैक किया था? अशोक ने किस पर अटैक किया था? कलिंग। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। तो कलिंग की मैंने उस समय राजधानी बताई, क्या बताई? धौली या तोसली। तो पहला कौन सा है? उत्तरापद जिसकी राजधानी तक्षशिला। दूसरा कौन सा होता है? सुवर्णगिरी। दक्षिणापद जिसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। और मैंने जो बात की अभी किसकी? कलिंग। और कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? धौली या तोसली। उसके बाद तीन प्रांत तो गुरुजी आपने बता दिए। 2 प्रांत कौन से? 2 प्रांतों में यदि बात करें, एक है अवंती राष्ट्र। और अवंती राष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? उज्जैनी। और एक जो अंतिम है 5वां जो प्रांत की हम बात करेंगे वो प्रांत है 5वां है हमारा मध्य प्रांत। मध्य प्रांत की जो राजधानी है वो क्या है बेटा? पाटलिपुत्र। इस तरीके से अपन के 5 प्रांत क्या होते हैं बेटा? क्लियर हो जाते हैं। तो 5 प्रांतों को मैं एक बार आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा, ठीक है? तो देखो प्रांतीय प्रशासन में अशोक के समय कितने प्रांत थे? 5। प्रांत कितने थे बेटा? 5 प्रांतों में मैंने बात की बेटा। देखो यदि अपन बात कर लें उत्तरापद, क्या है? उत्तरापद। और उत्तरापद की जो राजधानी थी वो मैंने बताई थी तक्षशिला। दक्षिणापद और दक्षिणापद की जो राजधानी मैंने आपको बताई थी सुवर्णगिरी। क्या बताई थी? सुवर्णगिरी। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि एक था अशोक के समय जो मैंने बताया था कलिंग। कलिंग अपन का इस जगह कलिंग। और कलिंग की जो राजधानी थी उसको बताई थी मैंने धौली या तोसली। धौली या तोसली। उसके बाद मैंने बात की थी बेटा अवंती राष्ट्र। किसकी? अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र। और अवंती राष्ट्र की राजधानी है उज्जैनी। क्या है? उज्जैन। उसके बाद बात करते हैं अपन, एक है मध्य राष्ट्र। मध्य राष्ट्र। और इसकी जो राजधानी आती है वो है अपन की क्या है बेटा? पाटलिपुत्र। तो बेटा देखो मैंने प्रांतीय प्रशासन में कितने प्रांत बताए? 5। पहला उत्तरापद, राजधानी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापद, राजधानी सुवर्णगिरी। तीसरा कलिंग जिसकी राजधानी धौलिया। चौथा है अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी है उज्जैनी। 5वां है मध्य राष्ट्र जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। इसके बाद बेटा जो इनका कहने का मतलब जो प्रांत थे इसका जो अधिकारी होता था, इनमें जो राज किया करते, अधिकारी मतलब राज किया करते थे, राज चलाया करते थे प्रांतों में बेटा, कोई न कोई तो राजा होगा। उसको क्या नाम दिया गया बेटा? उस पदाधिकारी को नाम दिया गया प्रांतों में जो शासन करते थे
उस पदाधिकारी का नाम है बेटा पदाधिकारी। पदाधिकारी का नाम है बेटा कुमार या आर्यपुत्र। क्या है? आर्यपुत्र। कहने का मतलब बेटा जो प्रांतीय प्रशासन जो 5 थे, इनमें जो प्रशासन चलाया करते थे वो कौन थे? कुमार या आर्यपुत्र क्या करते थे? अपना राज्य चलाया करते थे। प्रांत थे वो किन में बटे हुए थे? विषयों में बटे हुए थे। किन में बटे हुए थे? विषय में। यदि मैं वर्तमान को लेकर बात करूं तो विषय की तुलना वर्तमान में अपन किससे कर सकते हैं? जिला से कर सकते हैं। वर्तमान में बेटा विषय को क्या कहते हैं? जिला। क्या कहते हैं? जिला। तो अपन के जो प्रांत थे किसमें विभक्त थे? विषयों में। तो इधर से मैं साफ कर दूं बेटा, है ना। वर्तमान में जो अपन के क्या है? प्रांत किसमें बटे हुए हैं? विषयों में। प्रांत विभक्त थे। प्रांत विभक्त थे तब मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। किसमें विभक्त थे? विषय में। किसमें विभक्त थे? विषय में। और वर्तमान में किससे तुलना की जा सकती है? विषय की जिला से। और इसका जो बेटा ये विषय थे ये किसके अधीन होते थे? विषयपति के अधीन होते थे। कहने का मतलब वर्तमान में बात करें तो बेटा जिला किसके अधीन होता है? जो अपन का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन? IAS कलेक्टर होता है ना पूरा जिला में, वही तो प्रशासनिक अधिकारी होता है कि नहीं होता? तो इसी तरीके से उस समय जो प्रांत थे वो किसमें बटे हुए थे? विषय में। और विषय का जो अधिकारी होता वो विषयपति होता था। कौन होता था? विषयपति। विषयपति। और यदि इसके प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं तो उसका नाम आता है स्थानिक। क्या आता है? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी कौन आता है बेटा? प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं तो नाम आता है, क्या आता है? स्थानिक। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम बताया गया है गो। क्या नाम है? गो। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई गो। तो कहने का मतलब बेटा मैंने आपके लिए प्रांतीय जो प्रशासन था वो क्लियर करा दिया है कि प्रांतीय प्रशासन मैंने बताया आपको 5 प्रांत थे। पहला उत्तरापद तक्षशिला, दूसरा दक्षिणापद सुवर्णगिरी, तीसरा कलिंग जिसकी राजधानी धौलिया तोसली, चौथा अवंती राज्य जिसकी राजधानी उज्जैनी, 5वां मध्य राज्य जिसकी पाटलिपुत्र। उसके बाद मैंने बात की कि इनमें जो राज किया करते थे इन प्रांतों में उनको बोलते थे पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन होते थे? कुमार या आर्य